पाल कला, मौर्य कला और जो पटना कलम, ये तीनों यदि कर लेते हैं तो एक सवाल पक्का होता है, और एक हमने बता दिया है, 2 बताएंगे तो एक सवाल पक्का हो जाएगा। वैसे ही यह जो कृषि है सांगोपांग रूप में, यानी कि पूरा समग्रता में यदि इसको समझ लेते हैं तो एक सवाल कहीं नहीं गया। कृषि इसलिए भी, कृषि की बेसिक समझ हम सबकी होती है, उसमें आधुनिक चीज़ों का इनपुट जोड़ दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। कृषि वाले में 2-3 एलिमेंट याद रखिए कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार और कोई नई तकनीक यदि डेवलपमेंट होता है रिगार्डिंग जिससे कृषि में फ़ायदा हो सकता है, राज्य सरकार का कोई ऐसा नियम, ऐसा कोई बजट या फिर ऐसा कोई घोषणा जो कृषि में मदद करे तो उसको तुरंत अलग से लिख लीजिए। कब कहाँ यूज़ कीजिएगा वो बात की बात है, लेकिन आपके पास आंकड़ों में आ जाना चाहिए, एकदम एटीट्यूड में ला दीजिए। अखबार पढ़ रहे हैं, कृषि संबंधी कोई भी बात लग रहा है तो उसको अलग से अपने डायरी में या जहाँ भी कृषि संबंधी बात को लिख रहे हैं वहाँ पे लिख लीजिए, तो आपका एक क्वेश्चन का एक आइडेंटिटी बन जाएगा। क्योंकि देखिए लिखने के लिए तो उठिएगा और गाय पर निबंध हम कहे तीनों को लिखने के लिए तो लिख दीजिएगा, लेकिन यदि गाय के ऊपर निबंध लिख कर ही IAS बनना हो तब, 300 नंबर का निबंध गाय पर लिखना हो तब, ईश्वर हर जगह नहीं हो सकता इसलिए उसने माँ की रचना की। यह तो निबंध का विषय है यूपीएससी का। क्या है, यदि जवानी जानती और यदि बुढ़ापा ताकतवर होता, ऐसे निबंध आते हैं। इस बार आया था कि पालना झुलाने वाले हाथों में ही होती है जीवन की बागडोर। किस पर है ये निबंध? माँ पर, स्त्री की शक्ति पर, महिला सशक्तिकरण पर। लेकिन आपको इस भावना को यहाँ से उठा के और 3 घंटे लिखना है तो आसान नहीं ना है। गाय पर ही निबंध लिख के IAS बनना हो तो सब लोग गाय पर लिखेंगे, तो क्या करना होगा, विशेष लिखना होगा, दूसरे से बेहतर लिखना होगा, है ना। तो दूसरे से बेहतर और विशेष लिखना होगा, इसकी ज़रूरत है। और इसके लिए कृषि सब लोग जानते हैं, लेकिन उसी में कुछ विशेष करना होगा। जैसे हमने उस दिन क्या क्या बताया था, कृषि में आपको कई स्टेप्स बताए थे। एक बताया था मिट्टी, कृषि के लिए क्या जरूरी है, मिट्टी। दूसरा क्या था, बीज, सिंचाई, उर्वरक, कीटनाशक, उपकरण और कृषि के बाद का प्रबंधन, और उसके बाद कृषि से संबंधित सहायक क्रियाएं जो होती हैं वो सब, जिसमें बागवानी और पशुपालन तक की बात थी। ठीक है, हमने बताया था कि कृषि एक पारंपरिक तरीके से कर रहे हैं, और एक कृषि में जब आधुनिक तकनीक लगाएंगे तो क्या होगा, उसमें सबसे पहले क्या होगा, आधुनिक, सबसे पहले खेत के जोत का आकार बड़ा होगा। यदि हम आधुनिकता का उसमें परिचय करें तो कई खेतों को एक तरह के फसल के लिए एक जगह जमा करेंगे और उस पर खेती करेंगे। पहला तो ये होगा। दूसरा क्या होगा, प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ेगा। तीसरा क्या होगा, जो उत्पादन की लागत है वो कम आएगी, तो क्या होगा, फसल का जो मूल्य है वह भी कंट्रोल में रहेगा। कम तो करेगा नहीं, सब नियंत्रण में रहेगा, मतलब बढ़ेगा नहीं, एटलीस्ट बढ़ेगा नहीं। ठीक है, और जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को काफ़ी बड़ा सपोर्ट मिलेगा, और क्वालिटी भी बढ़ेगी, गुणवत्ता भी बढ़ेगी, और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को काफ़ी बड़ा सपोर्ट मिलेगा। कैसे, टमाटर यदि बहुत मात्रा में उपलब्ध है तो क्या होगा, सॉस भी बन जाएगा उसका। अभी हम लोग कृषि पे चर्चा कर रहे थे, कृषि में सवाल लिखिए और जिसका जवाब भी आप लोगों को लिखना है। सवाल है, कृषि में आधुनिक तकनीक के उपयोग पर चर्चा करें। कृषि में आधुनिक तकनीक के उपयोग पर चर्चा करें। लिखिए, भारत में सीमित भूमि पर बढ़ती जनसंख्या, पहला पॉइंट क्या है, बढ़ती जनसंख्या के खाद्यान्न एवं पोषण की सुरक्षा, बढ़ती जनसंख्या के खाद्यान्न एवं पोषण की सुरक्षा की चुनौती है। इसके अलावा औद्योगिकीकरण, नगरीकरण
सार्वजनिक सेवाओं का विस्तार आदि कारणों से भी कृषि योग्य भूमि कम हो रही है। इसके अलावा मनरेगा जैसी योजनाओं के चलते मजदूरों की मात्रा में भी कमी आ रही है। तो क्या क्या चीज़ हो गया? जनसंख्या, जो कृषि पे हम अभी कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा क्या दबाव आ रहा है? सबसे बड़ा दबाव है कृषि पर जनसंख्या का। ठीक है, जनसंख्या के दबाव क्यों पड़ रहा है? तो इसका चार्ट कैसे बनेगा? जनसंख्या के दबाव में सबसे बड़ा दबाव जो है वो क्या आ रहा है कि इसकी खाद्यान्न, चार्ट बना सकते हैं। जनसंख्या के लिए खाद्यान्न की समस्या आएगी। और क्या है? खाद्यान्न के साथ साथ आजकल क्या है, केवल खाद्यान्न की जरूरत पूरा करना ही नहीं माना जाता है कि खाद्यान्न के साथ साथ आपको पोषण भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पोषण। तो खाद्यान्न के साथ साथ पोषण भी है, यानी कि न्यूट्रिशन भी है। ठीक है, तो इससे अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें परेशान करेंगे? मान लीजिए रोड बन रहा है, तो कहीं ना कहीं रोड बनेगा तो खेत खत्म होगा। सार्वजनिक सेवाएं बन रही है, मेट्रो बन रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है, तो औद्योगिकरण के चलते कहीं फैक्ट्री लग रही है, तब भी आपका ज़मीन कम हो रहा है। ठीक है, यानी इंफ्रा का विकास एक तरह से आपको बेहतरी की तरफ भी ले जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वह खेती योग्य ज़मीन के कमी कर रहा है। तो हमारा इसमें मेन पर्पस क्या है इस सारी बातों को लिखना, कि कृषि योग्य भूमि में कमी के कारण बहुत सारा कृषि योग्य भूमि कम हो जा रहा है। तो इन तरह फैक्टर्स को आप लिखिए, इन कारणों से कृषि योग्य भूमि में कमी आ रही है। दूसरा, जो मनरेगा की मैंने बात की, मनरेगा जैसे बहुत सारी योजनाएं हैं कि मजदूरों का पलायन हो रहा है। मजदूर अब मजदूरी लोकल लेवल पर नहीं करना चाहता है। एक तो उसको वहाँ मजदूरी करने में शर्म की भी बात आती है। पंजाब लुधियाना में जाके हमारे यहाँ के लोग मजदूरी का काम करते हैं, फिर जाके महाराष्ट्र में, सूरत में काम कर लेंगे उसी पैसे में। 400 रुपया 300 रुपया जो दिन भर का है वो मिल रहा है, लेकिन वो जाके वहाँ करेंगे, अपने यहाँ नहीं करेंगे। एक वो बात। दूसरा, जो लोकल मजदूर हैं भी उनको एक निश्चित गारंटी वाली स्कीम आ गई है। कौन सी? मनरेगा। तो इससे कृषि में उपलब्ध मजदूरों की संख्या में भी कमी आ रही है। गाँव में आजकल देखिएगा मजदूरों की कमी रहती है। तो उसके लिए भी कृषि में आधुनिक तकनीक का प्रयोग एक ज़रूरत बन गई और बाद में जाके मजबूरी बन गई। अब बैल है आपके यहाँ? बैल नहीं है, तो ट्रैक्टर पहले ज़रूरत बनी, अब मजबूरी। अब ट्रैक्टर ना हो तो खेत जोताएगा? संभव ही नहीं। तो इन कारणों से, तो इससे लेकिन फ़ायदा भी क्या हुआ? इससे क्या हुआ कि शुरू में तो लगा कि दिक्कत है, लेकिन बाद में इससे 3 चीज़ें आई। क्या? कृषि लागत में कमी। क्या आया पहला? कृषि लागत में कमी। ठीक है। तीसरा, उसका इसके बाद क्या फायदा आया? पर्यावरण सुरक्षा, क्योंकि जैविक पर और इन चीज़ों पे बल दिया गया आधुनिक चीज़ों में, या फिर तकनीक का प्रयोग किया गया, तो इससे पर्यावरण की भी सुरक्षा होती है। यह भी एक पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं। पोषण भी तो है ही। ठीक है। और जो कृषि के जो उत्पाद हैं, यानी कि जो प्रोडक्ट निकलते हैं, मान लीजिए चावल, दाल, दलहन, फलन या नगद जो भी निकलता है, सब्जी है, सड़ने वाली चीज़ें, पहले काफ़ी बर्बाद होती थी। अब क्या है, उसको बचाने की नई तकनीकें आ गई हैं। प्रसंस्करण से पहले जो स्टोरेज वाला पार्ट है और जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट है, 2 चीज़। एक हो गया वितरण और रखाव, यानी स्टोरेज, भंडारण। इसमें तकनीक के आने से क्या हुआ? कृषि उत्पादों को नष्ट होने का मात्रा कम हो गया। यानी पहले हमने बताया था ना कि जो ब्रिटेन में जितना सब्जी का उपयोग होता था उतना भारत में सड़ जाता था, तो इसमें कमी आई। ठीक है। तो ये जो वितरण और भंडारण में जो बेहतरी हुई, इसके कारण से नष्ट होना कम हुआ। ठीक है।
तो इसीलिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रयोग से कृषि में बहुत तरह की सुविधाएं बढ़ रही हैं। आइए एक एक करके हम सब पहलू पे देखते हैं। ठीक है, मैंने उस दिन 4 योजनाएं और 1 मिशन बताया था आपको। पहला मिशन क्या था? हाँ, NMAET। NMAET फुल फॉर्म क्या है? NMAET मैंने बताया था, NMAET। ठीक है, तो आगे बढ़िए। इसमें हमने बताया था कि एक मिशन था, नेशनल मिशन फॉर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड क्या टेक्नोलॉजी, एक्सटेंशन ऑफ टेक्नोलॉजी हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसके 4 उप विभाग थे। वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट की स्कीम, तो आपको क्या देखना है कि गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम में कृषि के लिए क्या सहयोग है, उसको अपने आंसर का पार्ट बनाना है। आगे लिखिए, मृदा, मिट्टी, जो पहला पॉइंट था कृषि का सबसे बेसिक पॉइंट, मिट्टी। यह सबसे प्रमुख आधार है कृषि का, मृदा सबसे प्रमुख आधार है। ठीक है, और इसी को मजबूत करने के लिए एक योजना आई है, राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। क्या आया है? राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। ठीक है, इससे क्या होता है कि मृदा के स्वास्थ्य की पहचान की जाती है। तो लिखिए, राष्ट्रीय मृदा कार्ड योजना से मिट्टी को बेहतर बनाने का प्रयास चल रहा है। फिर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर की जहाँ पर रिक्वायरमेंट है वहाँ पर सप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, इन सबको वहाँ पे, तो मिट्टी की सेहत का ध्यान रखा जा रहा है, मिट्टी को बेहतर करने का प्रयास हो रहा है, और NPK इत्यादि को का बैलेंस बनाने का प्रयास इस माध्यम से किया जा रहा है। इसके अलावा उसके pH मान पर भी, जो pH मान होता है यानी अम्लीयता और क्षारीयता का आकलन pH मान से होता है। आप लोगों को पता है किस मात्रा तक अम्लीय होता है और किससे ऊपर pH जाने पर क्षारीय होता है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 7। तो उसकी अम्लीयता और क्षारीयता को ठीक करने का प्रयास किया जाता है। इसके अलावा मरुस्थलीय निर्धारण, कि मान लीजिए किन किन कारणों से ज़मीन मरुस्थल बनता जा रहा है। देखिएगा कि जहाँ मरुस्थल होता है कुछ दिन तक बगल वाला ज़मीन जो है ठीक रहता है, फिर उसके बगल में वो भी बालू के कणों से प्रभावित होकर वह भी मरुस्थल बन जाता है, तो उसको रोकने का भी प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा सुदूर संवेदी उपग्रहों का प्रयोग मिट्टी को पहचानने में किया जा रहा है। यह तकनीक का प्रयोग है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। क्या बोलेंगे उसको? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, यानी सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किया जा रहा है। तो यह तकनीक का प्रयोग का उदाहरण है। इसके अलावा ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। लिखिए, ड्रोन के प्रयोग से भी GIS तैयार किया जा रहा है। GIS यानी एक इंफॉर्मेशन सेंटर बनाया जा रहा है कि हर तरह का आंकड़ा का संकलन किया जा रहा है GIS में। ठीक है ना, एक इंफॉर्मेशन का कलेक्शन। ठीक है, तो इससे ड्रोन का प्रयोग और अंतरिक्ष में क्या प्रयोग? सैटेलाइट का प्रयोग, सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग, यह दोनों कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण, और उसमें भी खास करके मिट्टी की पहचान और उसकी बेहतरी के लिए इसको प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, बीज में क्या है? उत्पादकता बढ़ाने के लिए बीज को बेहतर होना जरूरी है। कैसे? यदि मान लीजिए बीज ऐसा आ जाए कि प्रति हेक्टेयर ज़्यादा उत्पादन दे, तो तकनीक का प्रयोग सार्थक कहलाएगा। लोगों की जो खाद्यान्न की कमी जो हमने यहाँ पे देखा था, जनसंख्या का दबाव, इसको एड्रेस करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मिट्टी के बाद किसकी है? बीज की। तो लिखिए, उसमें जो तकनीक का प्रयोग किया जाता है बीज के अपलिफ्टमेंट में, वह है बायोटेक्नोलॉजी, जैव तकनीक। ठीक है, तो लिखिए, बायोटेक्नोलॉजी के अलावा कई और तकनीक लगाए जाते हैं, जैसे ट्रांसजेनिक बीज, यह भी आधुनिक तकनीक है, ट्रांसजेनिक। ठीक है, इसी तरह हाइब्रिड सीड्स, हाई यील्डिंग वेराइटीज, HYV है ना। और उसी में एक आता है, जैसे हर चीज़ का बीज नहीं लगता है, कुछ चीज़ों का सैपलिंग्स लगता है। क्या लगता है? सैपलिंग्स,
यानी छोटे छोटे पौधे, उनको सैपलिंग्स बोलते हैं। तो उनमें टिश्यू कल्चर किया जाता है। क्या किया जाता है? टिश्यू कल्चर, उत्तक संवर्धन, हिंदी में लिखते हैं उत्तक संवर्धन और इंग्लिश में बोलते हैं टिश्यू कल्चर। जैसे एक ट्रे होगा, जितना बड़ा ये मेरा डैशबोर्ड है ना, इतना बड़ा एक ट्रे होगा, और इसमें केला का यदि आपको पौधा चाहिए तो लगभग 1000 पौधे यहाँ पर उगाए जा सकते हैं। 1000 पौधा इसमें हम देके और एक ट्रे में आपको दे देंगे, उसका टिश्यू कल्चर करके। हमको, मेरे पास एक टिश्यू है, उससे मैंने कई जनरेट कर दिए। तो यह वैज्ञानिक प्रक्रिया है और यह बीजों के संवर्धन में, जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज में और सैपलिंग्स में, उत्तक संवर्धन में हम जेनेटिक मॉडिफाइड चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तो जीएम टेक्नोलॉजी हो, हाई यील्डिंग वेराइटीज हो या फिर टिश्यू कल्चर हो, यह सब बीज की गुणवत्ता और उसकी उत्पादकता को बढ़ाने में सहयोगी होती है। ठीक है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, लिखिए, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने 45 से अधिक, 45 से अधिक म्यूटेंट सीड्स, क्या है? म्यूटेंट सीड्स, MUTANT, म्यूटेंट सीड्स का प्रयोग किया। म्यूटेंट सीड्स होता है उत्परिवर्तित बीज। 45 उत्परिवर्तित बीजों का उत्पादन किया है और उसके व्यापारिक प्रयोग की अनुमति दी है। व्यापारिक प्रयोग की अनुमति दी है। तो इससे क्या होगा? इन बीजों में अधिक उत्पादकता होगी और इनका रख रखाव, भंडारण आसान है। सबसे पहले जरूरी थे मृदा। तो मृदा के लिए हमने क्या किया, एक बार रिपीट करते हैं। मृदा के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मृदा कार्ड योजना का निर्माण किया गया, जिससे मृदा के पोषण में, बस एक ही लाइन, मृदा, राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य कार्ड, जिससे मृदा के स्तर को बेहतर। उसके अलावा मृदा में ड्रोन का प्रयोग और IRS का प्रयोग, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का प्रयोग किया गया मृदा को पहचानने और उसको बेहतर करने के उपाय के लिए। ठीक है। इसके अलावा बीज के लिए, तो बीज में बायोटेक्नोलॉजी, जीएम टेक्नोलॉजी, हाई यील्डिंग वेराइटीज और टिश्यू कल्चर का प्रयोग बीज के उन्नत करने के लिए किया गया। और साथ ही साथ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जैसे संस्थान, जो BARC है, उसने क्या किया, कुछ ऐसे बीजों का, सॉरी एटॉमिक बोल रहे हैं, एग्रीकल्चरल, जो ये BARC एक जो एग्रीकल्चर संबंधी संस्था है, तो ये लोग क्या करते हैं कि बीजों का एक बेहतर 45, बता देंगे इसका कोई नहीं, तो 45 तरीके का BARC ने बीज दिया है जो कि व्यापारिक तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है। सरकारें मिलकर काम करती हैं इसमें। बिहार में क्या हुआ कि बिहार राज्य बीज निगम है, बिहार राज्य बीज निगम, इसको भी काफ़ी एक्टिवेट किया गया खेती को बढ़ावा देने के लिए, और उच्च उत्पादकता वाले बीजों का उत्पादन यह निगम भी बढ़ा रहा है। ठीक है। उच्च उत्पादकता वाले बीजों को यह भी बढ़ा रहा है। और एक नई तकनीक आई है बीज में, जो कहते हैं बायो फोर्टिफिकेशन। लिखिए, बायो फोर्टिफिकेशन, बायो फोर्टिफिकेशन। बायो फोर्टिफिकेशन यानी इससे फसलों में पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाया जाता है। बीजों में पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाने को क्या कहते हैं? बायो फोर्टिफिकेशन, बीजों में। और इससे फसलों में पोषक तत्व बढ़ेगा और ओवरऑल फिर आपके हमारे काम पोषक तत्व को बढ़ाया जाता है। तो यह बीज के संदर्भ में है। केंद्र सरकार का जो मैंने मिशन बताया थे आपको, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना का पार्ट था, उसका एक उप मिशन था SMSP, है ना, याद है ना, SMSP। उसमें क्या था, वो बीजों के लिए डेडिकेटेड है। उस उप मिशन में बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। हाँ, तो उसी में एक सार्क बीज बैंक बना है। लिखिए, SAARC, सार्क, वही जो सार्क संस्था है, उसी का एक बीज बैंक बनाया ताकि देश एक दूसरे के साथ बीजों के मामलों में, तकनीक के मामले में, क्वालिटी के मामले में सहयोग कर सकें। सार्क बीज बैंक, जो अपना जो नहीं, सार्क नहीं है, सार्क संस्था जो देशों का, तो सार्क बीज बैंक
बीज बैंक, शार्क बीज बैंक। ठीक है। आइए सिंचाई पर। सिंचाई में भी आधुनिक चीज़ों का प्रयोग किया गया ताकि कृषि को आधुनिक से फ़ायदा मिले तकनीक से। ठीक है। तो पहले क्या था, पारंपरिक तरीके से हम वर्षा पे आश्रित थे, उससे बेहतर हुए तो हम नहरों पे आश्रित हुए, नहरों से बेहतर हुए तो नलकूप वगैरह पे लगे, कुओं पे लगे कि कहीं ना कहीं से पानी खेतों तक पहुंचाया जा सके। लेकिन उससे क्या होता है, पानी की बड़ी बर्बादी होती है। मान लीजिए 4 तरीके की फसलें लगी हैं, किसी में पानी कम चाहिए, किसी में ज़्यादा चाहिए, लेकिन नहर का जो है ना वो एक ही तरीके से हमारे खेत में पानी जा रहा है और आपके खेत में यदि पानी नहीं चाहिए फिर भी पानी ऐसा है कि कुछ न कुछ नमी ला ही देगा और आपके किनारे की फसल खराब हो जाएगी। तो उसके लिए हुआ कि डेडिकेटेड टारगेटेड सिंचाई। तो उसके लिए 2 तरीके की सिंचाई आई, एक को कहते हैं ड्रिप इरिगेशन और एक को कहते हैं फाउंटेन ड्रिप। हाँ, एक होता है स्प्रिंकलर और एक होता है ड्रिप और एक होता है फव्वारा की तरह जो चलता है, फाउंटेन की तरह। तो लिखिए, फलों के लिए सबसे आसान है ड्रिप करके गिरना, फलों के लिए ड्रिप सिंचाई, ड्रिप, हाँ, जिसको टपक सिंचाई हिंदी में बोलते हैं, टपक सिंचाई। और जहाँ कम पानी उपलब्ध है वहाँ पर फव्वारा, जैसे कि थोड़ा देर के लिए फाउंटेन की तरह जाएगा और फिर वो बंद हो जाएगा, तो उसको कहते हैं फव्वारा सिंचाई। बीज का भी इसमें रोल है। जैसे कुछ ऐसी बीजों का निर्माण किया गया कि जिसमें कि कम पानी की जरूरत पड़े, पानी की ज़रूरत को ही कम कर दीजिएगा तो भी काम हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें इजराइल वगैरह का सहयोग लिया गया। इजराइल में इस तरह की विकसित की गई प्रजातियां जो भारत भी उसके साथ सहयोग कर रहा है। इसी तरीके से उर्वरक का प्रयोग भी एक एंगल है। उर्वरक का प्रयोग क्यों करना पड़ता है? मान लीजिए कई बार कृषि में उर्वरक संबंधी सवाल ही आ जाए तो आप उसमें ऐसा नहीं है कि एकदम निगेटिव ही लिखना है, कुछ अच्छी बात भी आप उर्वरक के संदर्भ में लिख सकते हैं। जैसे लिखिए कि जब पौधों को, या किसी अन्य सवाल के जवाब में भी हो सकता है और इसका तो पाठ है ही, कि जब पौधों को मिट्टी से आवश्यक पोषण नहीं मिलता है, जब पौधों को मिट्टी से आवश्यक पोषण नहीं मिलता है या तत्व प्राप्त नहीं हो पाते हैं तो बाहरी स्रोतों से वह पोषण दिया जाता है, इसलिए उर्वरकों की ज़रूरत पड़ती है। आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते तो बाहरी स्रोत से उनको आवश्यक पोषक तत्व देना पड़ता है, इसीलिए उर्वरक की ज़रूरत पड़ती है। अब यह उर्वरक भी हो सकता है, यह खाद भी हो सकता है और यह जैविक खाद भी हो सकता है। यानी उर्वरक भी हो सकता है, खाद भी हो सकता है और जैविक खाद भी हो सकता है। ठीक है। तो इसको प्रमुखतः 2 श्रेणियों में बांटा गया, कार्बनिक उर्वरक और जैव उर्वरक। ठीक है। यानी जो विकल्प है वह 2 तरीके का है, बाकी तो उर्वरक एक रासायनिक है, जो NPK, पोटास, ये सब जो देखते हैं ये सब रासायनिक उर्वरक है, लेकिन जो विकल्प है उसमें हमारे पास 2 विकल्प है। तो हमारे पास टोटल कितने तरह के उर्वरक हो गए? 3 तरीके के। एक रासायनिक, नहीं, पहला है रासायनिक और दूसरा है विकल्प। विकल्प के 2 भाग हैं, कार्बनिक और जैव। 2 प्रकार, रासायनिक और एक हो गया प्राकृतिक। ठीक है। और रासायनिक जो उर्वरक है वह तो उसका उदाहरण है NPK, नाइट्रोजन, पोटास, पोटेशियम, ये सब, सल्फर, NPKS लिख लीजिए, NPKS। लेकिन जो विकल्पिक हैं उर्वरक उसमें है कार्बनिक और दूसरा है जैव। कार्बनिक और जैव यानी ऑर्गेनिक और जैव मतलब बायो। ठीक है। बायो फर्टिलाइजर्स। तो कार्बनिक में आता है गोबर गैस, बायोमास और वर्मी कंपोस्ट। तो कार्बनिक में आ जाएगा गोबर गैस बोल रहे हैं, गोबर वाला खाद, वर्मी कंपोस्ट और बायोमास यानी जो एक्सक्रीट है जानवरों का। जैव उर्वरक में आता है सूक्ष्म खाद्य, आजकल बनाया जाता है अलग से जैव उर्वरक,
ये उर्वरकों को रिप्लेस करने के लिए, पौधों को पोषक तत्व देने के लिए और उनसे नुकसान न हो उसको कम करने के लिए इस जैव उर्वरक का प्रयोग आजकल प्रचलन में लाया जा रहा है। और साथ ही साथ नुकसान ना होगा कि हम जब उर्वरक अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं तो उसका बैड इफेक्ट है हेल्थ पर, तो उसी के रिप्लेसमेंट में इसीलिए वैकल्पिक उर्वरकों की जरूरत पड़ती है। तो हो सकता है कि इसी खंड को बड़ा करना पड़े, इसीलिए हम यहाँ पर रोक के आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं, क्योंकि सवाल में क्या होता है हेड और टेल चेंज होता रहता है और कई तरह की चीज़ें कभी जो छोटा आपने पढ़ा है वो बड़ा लिखना पड़ेगा और जो बड़ा पढ़ा है उसको छोटा 2 लाइन लिखना पड़ेगा। तो ये लिखना आपको आएगा लिखते लिखते। चलिए फिर क्या है, एक यूरिया आया है नए तरीके का जिसको कहते हैं नीम कोटेड यूरिया। ठीक है, हम लोग कृषि पे एक आंसर लिख रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आधुनिक तकनीक का उपयोग करके जो हम लोग यूज करते हैं तो उसमें नीम कोटेड यूरिया के उत्पादन को भी बढ़ावा दिया गया है। किस लिए? ताकि उत्पादन तो हो लेकिन बैड इफेक्ट न पड़े। सूक्ष्म जीवों की गुणवत्ता सुधार एवं उत्पादकता के वृद्धि के लिए जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है। इसको लिखना नहीं है, समझना है। ठीक है, अब लिखिए कीटनाशक। कीटनाशक, अब खरपतवार जो हो जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं फसल में, तो उससे पौधों को बचाने के लिए कीटनाशक का प्रयोग जरूरी हो जाता है। और कीटनाशक में भी किस तकनीक का प्रयोग होगा? जैव प्रौद्योगिकी का, यानी बायोटेक्नोलॉजी का। अब इसमें क्या किया गया कि जीव प्रतिरोधी, लिखिएगा शब्द जीव प्रतिरोधी, ऐसा फसल लगाया जाए, ऐसा बीज बनाया जाए जो जीव प्रतिरोधी हो। जैसे कॉटन में बहुत कीड़ा लगता था तो क्या बनाया गया? बीटी कॉटन। प्रतिरोधी रहेगा तो प्रतिरोध करेगा। ठीक है, फिर दूसरा क्या है? कार्बनिक अवशेषों का उपयोग। कीटनाशक के तौर पर कार्बनिक अवशेषों का प्रयोग, जैसे नीम का अवशेष, उसको उससे क्या होगा? हम जो नॉर्मल कीटनाशक प्रयोग करेंगे तो फिर वो आधुनिक नहीं कहलाएगा, उसका हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। लेकिन यदि हम कृषि अवशेष ऐसा उपयोग करेंगे नीम जैसा, तो वो काम भी कर देगा और उसका नुकसान भी नहीं होगा। ठीक है, उसी तरीके के बहुत सारे सूक्ष्म भक्षियों का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए कीड़ा कीड़े को खा सकता है कि नहीं खा सकता, तो उसको कहते हैं कीट भक्षी। तो कीड़ा को मारने के लिए हम किस चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं? कीट भक्षी का। लेकिन वो उससे बड़ा नहीं होता है, उससे छोटा होता है। यानी कीट का भक्षण करने वाला, कीट को खाने वाला कोई बड़ा कीड़ा नहीं होता है, वह सूक्ष्म जीव होता है। ठीक है, तो लिखिए सूक्ष्म जीव और बृहद जीव, 2 तरीके के लोग हैं जो कीड़ा को खा सकते हैं। तो बृहद जीव मतलब उसमें थोड़ा बड़ा थोड़ा छोटा, तो एक को सूक्ष्म जीव कहेंगे, एक को बृहद जीव कहेंगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं छोटे सूक्ष्म जीवों का विकास करके बड़े जीवों को खा जा रहा है। ठीक है, उसी तरीके से इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का उपयोग करके कीटनाशकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। लिखिए IPM, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का प्रयोग करके कीटनाशकों का प्रयोग तो करना है, लेकिन कैसा प्रयोग करना है? संतुलित प्रयोग करना है। संतुलित प्रयोग, कीटनाशकों का संतुलित प्रयोग करना है। फिर लिखिए उपकरण। अगला एलिमेंट है कृषि के बेहतरी के लिए उपकरण। और उपकरण में हमको किस एंगल पे हम लोग काम कर रहे हैं? आधुनिक तकनीक का प्रयोग। तो उपकरण में यदि आधुनिक तकनीक का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? समय पे खेती होगी, खेती टाइम पर होगा, क्योंकि उपकरण से करेंगे तो जिस दिन मान लिया आज ही हमको खेत काटना है तो एक ही दिन में 10 बीघा कट गया। ठीक है, समय पे कटाई संभव होगा। और क्या होगा? कृषि के लागत में लंबे समय में कमी आएगी। जैसे मजदूर लगा के कटवाइएगा तो उसी खेत को काटने में जो खर्चा लगेगा वो मशीन से कटवाने में उससे सस्ता पड़ता है। ये अलग बात है कि भारत जैसे देश में यह एक तरह की बेरोजगारी को जन्म देती है, लेकिन अभी प्रश्न का उत्तर दूसरा है।
तो कृषि के यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए भी भारत के 12वीं पंचवर्षीय योजना में जो लाया गया NMAET, उसका एक उप मिशन है SMAM, यानी सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन। बताए थे आप लोग को, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन यानी कृषि यांत्रिकीकरण को बढ़ावा देने का उप मिशन, जो कि इस मिशन का भाग है NMAET का वह भाग है। तो उपकरण को क्या करना है कि प्रयोग को बढ़ावा देना है, ठीक है। तो इसके लिए 676 जिलों में ऐसा व्यवस्था किया गया कि कृषि के यंत्र का प्रयोग आप कर सकें और उसमें बेहतर से बेहतर उपकरण आपको उपलब्ध हों। 776 जिलों में इसके लिए विशेष प्रयास भारत में भी किए जा रहे हैं। इसके लिए मान लीजिए आप यंत्र लेने गए, खूब बढ़िया उपकरण लेकर आप आ गए और आपको चलाना ही नहीं आता है ना, या किसी गलत तरीके से चला दिए कि एक आध आदमी का पैर कट गया, हाथ कट गया, उंगली कट गया, तो इसके लिए उसके व्यापक प्रशिक्षण और जागरूकता अभियान चलाया जाता है। 776 हाँ नहीं 676 जिलों में व्यापक प्रशिक्षण अभियान और जागरूकता अभियान चलाया गया। इतना ही नहीं, उपकरणों के यदि आप खरीदेंगे तो सरकार उसमें प्रोत्साहन के लिए सब्सिडी राशि देती है, यानी कि सब्सिडी दी जाती है या प्रोत्साहन राशि दी जाती है, ठीक है। उपकरणों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए मेला लगाया जाता है, ठीक है, मेला लगाया जाता है, कृषि मेला, ठीक है। और कौन कौन से उपकरण आजकल ज़्यादा प्रयोग में होते हैं? जैसे सबसे ज़्यादा प्रयोग आजकल नया तकनीक में क्या है, हार्वेस्टर, जो बड़े बड़े खेतों को आसानी से काट के और मतलब जो उपज को अलग कर देता है और रफेज को अलग कर देता है, ठीक है। एक ऐसा ही मशीन है कंपाइन का प्रयोग किया जाता है। जो ये खरपतवार हैं उनको हटाने के लिए अलग से मशीनें हैं, जिससे जो पराली की समस्या है उससे भी निजात पाने की कई मशीनें आ गई हैं आज के टाइम। कंपाइन का प्रयोग भी उसी के लिए, जो आपको अलग तरीके का फसल है उसके खाद्यान्न को निकालने के लिए किया था। मान लीजिए हार्वेस्टर तो धान और गेहूं के लिए ये है, वह स्पेशल, तो आप लिखिए कंपाइन ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और सीड को जो सीड ड्रिल है, इन सब चीज़ों का प्रयोग किया जा रहा है और बढ़ावा उसको दिया जा रहा है। आगे लिखिए सूचना तकनीक का प्रयोग। कृषि के विकास में किस चीज़ का प्रयोग किया जा रहा है? सूचना तकनीक का प्रयोग। सूचना तकनीक में लिखिए किसान कॉल सेंटर। आप इसको बढ़ा के लिख लीजिएगा, केवल हम पॉइंट दिखा दे रहे हैं। किसान कॉल सेंटर। अब किसान क्या है, एक नंबर दिया हुआ है, नंबर किसान कॉल सेंटर का नंबर लिखिए 1800 यानी 1800 1801 1801 और 551 यह किसान कॉल सेंटर का नंबर है। किसान किसी भी तरह की समस्या के लिए अपना, यह एक सिंगल विंडो खिड़की है। किसान को किसी तरीके की समस्या है खेती संबंधी, वह इस सेंटर पे कॉल करेगा और यह सेंटर सुबह में 6 बजे से रात में 10 बजे तक काम करता है। कब से कब तक? 01 हाँ, और 1551। तो इस पर 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक कॉल कर सकता है और स्थानीय भाषा में, यानी जिस जगह पर वो है उस भाषा में वो बात करके अपनी समस्या का समाधान ले सकता है। किसान टीवी चैनल भी है, किसान टीवी जो 24 घंटा चलता है किसानों के लिए। तो यह सूचना तकनीक वाले में आप ये सब पॉइंट डाल सकते हैं। रेडियो पर FM में भी और AM, जैसे रेडियो है ना, रेडियो उसमें FM में भी और AM में भी, नहीं FM में भी और AM में भी आपको कृषि चैनल चलता है जिसका नाम है कृषि वाणी कार्यक्रम। यानी रेडियो पर, FM रेडियो पर और AM रेडियो पर एक कार्यक्रम चलता है जिसका नाम है कृषि वाणी, ठीक है। एक ऐप भी विकसित किया गया है, एक ऐप है जिसका नाम है M किसान ऐप, ठीक है। ऐप का नाम क्या है?
एम किसान ऐप। तो इसके लिए प्रयोग किया गया एम किसान ऐप आया गया। एम किसान ऐप का विकास किया गया ICAR के द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, हाँ, एम किसान ऐप का विकास कौन किया? ICAR, यानी इंडियन काउंसिल ऑन एग्रीकल्चरल रिसर्च, ICAR। फिर एग्रीनेट, एग्रीनेट एक मतलब IT संबंधित चीज़ है जो किसान के उत्पादों के विपणन के लिए प्रयोग किया था। विपणन मतलब एग्रीनेट, AGRI, हाँ, ऐप नहीं है, यह एक समझिए कि पोर्टल टाइप का है। हाँ, तो कृषि उत्पादों के विपणन के लिए। फिर उसके बाद आपके पास क्या आया? ई-नाम। इनाम लिखिए, ई-नाम, ENAM, ये लिख लिए इनाम। फिर लिखिए ई पशुधन, ई पशुधन, ई पशुधन, ठीक है। हाट, HAAT, क्या है? HAAT, हाट, हाट, ठीक है ना। तो ई पशुधन, हाट, फिर ई चैनल, लिखिए ई चैनल। फिर लिखिए भारत नेट, भारत नेट। इससे क्या है? भारत का जितना भी ग्राम पंचायत है, भारत का जितना भी ग्राम पंचायत है उसको ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने वाला प्रणाली है भारत नेट। यानी सारे ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से भारत नेट, लिखिए भारत नेट, यानी भारत में जितने भी ग्राम पंचायत हैं उन सबको ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने की प्रक्रिया में भारत नेट का प्रयोग किया गया। और इसमें 10 Gbps का स्पीड है। कितना का? 10 Gbps। तो इस तरीके से कृषि में बेहतर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई कई तकनीकों का प्रयोग किया गया। लेकिन कृषि में उत्पादन कर देना ही सब कुछ नहीं है, उत्पादन के बाद उसको बाज़ार तक ले जाना है, और बाज़ार में ले जाने के बीच में जो गैप है उस बीच में उसका भंडारण करना है। तो उत्पादन, भंडारण, वितरण और तब विपणन, क्या चरण है? उत्पादन, भंडारण, वितरण और फिर विपणन यानी मार्केटिंग। और तब क्या होगा? वितरण कैसे नहीं आएगा? भंडारण के बाद तो विपणन। वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मान लीजिए आपके SFC के गोदाम में कोई सामान रखा हुआ है, तो वहाँ पर हर जगह का रिक्वायरमेंट जाएगा, तो जिसका तो जहाँ जहाँ जाएगा तो उसको वितरित किया जाएगा, और वितरित होने के बाद वहाँ पर उसकी मार्केटिंग होगी। कई बार मैंने बताया था कि खेतों पर भी जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो गई, तो कई बार वहीं से मान लीजिए अडानी अंबानी को लेना है तो वो इतना प्रक्रिया का इंतजार नहीं करेगा, उसका ट्रक ही वहीं चला जाएगा, वहीं से डायरेक्ट नहीं, कच्चा माल में कर लेगा। पक्के माल में देखिएगा ट्रक वहीं से वहीं उठा लेते हैं। लेकिन कॉमन प्रक्रिया है कि उत्पादन के बाद भंडारण, भंडारण के बाद डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद मार्केटिंग, और जब मार्केटिंग होगी तो उसका फिर एक स्टेज आता है जो कहते हैं प्रसंस्करण। ऐसे भंडारण के बाद वो जगह पर गया और वहाँ पर मान लीजिए कोई फैक्ट्री वाला लिया तो उसको क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करेगा तो एक प्याज जो सफ़ेद प्याज है वो साल भर, 2 साल, 10 साल के लिए वो डिहाइड्रेटेड होकर पैक हो जाएगा। तो उसमें भी कई कई टेक्निक आई हैं, जैसे कि आजकल क्या है, फ्रीजिंग तरीके से, जो पहले कोल्ड स्टोरेज नॉर्मल था, आजकल क्या है, बहुत एडवांस कोल्ड स्टोरेज हो गए हैं जिसमें नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है और वह एकदम डीप फ्रीज करके उसको पैक किया जाता है। तो कहीं एकदम जैसा खेत में है वैसा ही आपके फूड प्लेट में पहुंच जाएगा 2 साल बाद भी। तो फ्रॉम फार्म टू फूड प्लेट, यानी आपके खेतों से आपके थाली तक वो फ्रेशनेस रहेगा। ठीक है, तो यह प्रक्रिया में तमाम चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? कृषि पश्चात प्रबंधन। लिखिए कृषि पश्चात प्रबंधन। इसमें क्या क्या आएगा? अब परिवहन कब आएगा? परिवहन खेती के बाद नहीं, खेत से भंडारण तक ले जाने वाला भी तो परिवहन ही होगा। तो लिखिए परिवहन, भंडारण,
वितरण, प्रसंस्करण और तब विपणन। क्या हो जाएगा? परिवहन, भंडारण, वितरण, प्रसंस्करण, फिर विपणन। तो परिवहन में जीपीएस का प्रयोग, आधुनिक तकनीक का प्रयोग हुआ। कोल्ड स्टोरेज का भंडारण में प्रयोग, आधुनिक कोल्ड स्टोरेज, तो इससे वेस्टेज कम हुआ। और प्रसंस्करण में मेगा फूड पार्क का प्रयोग। वितरण तो मान लीजिए आधुनिक गाड़ियों का प्रयोग, वो कोल्ड स्टोरेज में आजकल तो ऐसी गाड़ियाँ आ गई हैं जो कि कोल्ड, हाँ हाँ, तो वितरण में भी आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। और मेगा फूड पार्क्स, मिनी फूड पार्क, मेगा फूड पार्क, ये तीसरा स्टेप में प्रसंस्करण में मेगा फूड पार्क और मिनी फूड पार्क। और आजकल एक नया टर्म आया है एग्रो क्लस्टर्स। एग्रो क्लस्टर्स का प्रयोग कर प्रसंस्करण को भी आधुनिक तकनीकों से लैस किया गया है। और विपणन के लिए जो पहले बताए थे इनाम, ENAM, इनाम जैसे पोर्टल आ गए हैं, जहां मतलब सोचिए कि ये मार्केट प्लेस है, ग्लोबल मार्केट प्लेस क्रिएट किया जा रहा है कृषि उत्पादों के बिक्री के लिए। ठीक है, ई पशुधन हो, हाट जो है वो अभी इसमें काम करेगा। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों से कृषि के पश्चात प्रबंधन को भी आधुनिक तकनीक से उपयुक्त किया गया है, और जिससे खेती न केवल करना आसान हुआ है, उसको ले जाना भी आसान है, भंडारण करना भी सुकर हुआ है, और भंडारीकृत को वितरित करना भी आसान है, और वितरित करने के बाद उसका प्रसंस्करण आसान है, पैकेजिंग के बाद उसका मार्केटिंग अब केवल ई पोर्टल के चलते, इनाम और हाट जैसे पोर्टल के चलते क्या हो रहा है कि न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी बड़ी आसानी से अपने प्रोडक्ट को किसान बेच सकते हैं। इससे कृषि का विकास आज धीरे धीरे ही सही एक बेहतर स्थिति की ओर जा रहा है। और इतना ही नहीं, सहायक कृषि क्रियाओं में भी वृद्धि हो रही है। देखिए, सहायक कृषि क्रियाओं में भी वृद्धि हो रही है। सहायक कृषि क्रियाएं क्या क्या हैं? जैसे बागवानी और पशुपालन। पहले पशुपालना एक छोटे तरीके का काम समझा जाता था, लेकिन आज के डेट में न केवल दूध उत्पादक पशुओं का बल्कि अन्य पशुओं का पालन भी बड़े और व्यापारिक स्तर पर यंत्रों के प्रयोग से हो रहा है। अब दूध दूहने से लेकर गाय के आसपास जो पूरा का पूरा गौशाला होता है उसकी सफाई तक में कई कृषि यंत्र लगे हैं। ठीक है, इनको भी कृषि के अंतर्गत ही शामिल करते हैं। और बागवानी भी बाई प्रोडक्ट के तौर पर की जा रही है। तो मत्स्यिकी को भी अब टब में और तमाम तरह की चीज़ें लगा के मत्स्य का भी किया जा रहा है। तो यह कुल मिलाकर भारत में कृषि आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करके एक बेहतर स्थिति को प्राप्त कर रही है। इसी मूल भावना के साथ अपने उत्तर में ऐसे ही तत्वों को समाविष्ट करते हुए एक बेहतर आंसर आप लिखिए, और कोशिश कीजिए कि 6 पेज के अंदर में उसको समेट दें। कितने पेज में? सामान्य पृष्ठों में 6 पृष्ठ में आप अपने आंसर लिखिए और उसको हमारे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए यदि आप ऑनलाइन हैं तो, और जो ऑफलाइन हैं वो लोग दिखा दीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कृषि पर और भी बिंदु से हम विचार करेंगे। अभी हमने केवल तकनीक के माध्यम से विचार किया था। इसके विपणन से सवाल आता है, इसके डिस्ट्रीब्यूशन से भी सवाल आता है, और एक बड़ा सवाल आता है, तो उसको हम आगे की क्लास में बताएंगे। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।